अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत अहम है। आज हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। फिर चूंकि हम वेव्स में देख रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए भी स्टडी करेंगे क्योंकि साउंड का चैप्टर चल रहा है। फिर इसके मुख्तलिफ केसेस जो स्टडी करने हैं जब आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो सोर्स के लिहाज से, या आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो सोर्स स्टेशनरी हो, या आपके पास सोर्स मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी हो, या दोनों ही मूव कर रहे हो। फिर हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इसकी चंद एक एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो ये आज के लेक्चर की आउटलाइन है। यानी बुनियादी तौर पे मैंने साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट देखना है, जब अगर तो क्या फार्मूला बनता है, क्या उसमें टूल इस्तेमाल होगा, अप्रोच क्या है, ये जरा स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। आज हमारी मेन हेडिंग होगी फिर डॉपलर इफेक्ट। 1842 के अंदर जॉन क्रिस्टन डॉपलर ने एक पेपर लिखा जिसमें उसने कहा कि लाइट की जो कलर ऑफ जो ल्यूमिनस बॉडी है वो चेंज होता है रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड बॉडी। मतलब क्या कि आपके पास वो स्टार्स पे स्टडी कर रहा था, तो स्टार से आने वाली रोशनी में कलर का बदलाव आता था, यानी वेवलेंथ में बदलाव आता था। उसने कहा ये जो आपका बदलाव आ रहा है वेवलेंथ के अंदर, ये स्टार या उस सोर्स जिसकी वजह से वो लाइट आ रही थी उसकी मोशन की वजह से है। ठीक है। फिर जॉन उसने कहा कि ये आप कह सकते हैं कि वेव्स पे भी, सारी वेव्स पे अप्लाई होगा इन जनरल। चूंकि हमारा आज का बेसिक चैप्टर तो साउंड चल रहा है, तो हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। डॉपलर ने खुद कहा था कि ये आपके पास साउंड वेव पे भी, यानी उसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन होगी उसकी। तो आपके पास जब हम डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए पढ़ेंगे तो हमें एक रिलेशनशिप देखना होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, यानी फ्रीक्वेंसी के जो बदलाव है और जो वेलोसिटी होगी सोर्स और साउंड की रिलेटिव टू द मीडियम, यानी जिसमें एयर जिसमें से यानी आपकी साउंड ट्रेवल करेगी। तो आपने एक पहले तो रिलेशनशिप हम डेवलप करेंगे, वो सारा समझेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी के बदलाव का वेलोसिटी के साथ ताल्लुक, वही हमारा टास्क होगा बुनियादी तौर पे। फिर हम चीजों को सिंपल रखने के लिए हम लीनियर केस देखेंगे कि आप कहेंगे कि सोर्स और जो ऑब्जर्वर है वो अलोंग द लाइन है, यानी एक लाइन के ऊपर कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक होगी बात। तो ये एक बेसिकली एक टेक्निकल सा पॉइंट था, यानी जितने भी हम आप केसेस पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीजें जरा रखेंगे सामने। तो अब जब हम डॉपलर इक्वेशन बनाए, डॉपलर इफेक्ट के लिए इक्वेशंस बनाएंगे, तो उसमें फिल वक्त दो तरह की सिचुएशन मेजर हैं, बाकी उसी को लिंक करेंगी। पहली क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, यानी आपके सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, जबकि आपके पास ऑब्जर्वर रिलेटिव टू द एयर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस दौरान फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, यानी जो ऑब्जर्वर है वो इंटरसेप्ट करेगा वेव फ्रंट, तो यानी कम या ज्यादा, जिसकी वजह से उसको फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस होगा। तो मुद्दा क्या याद रखना है, जब सोर्स स्टेशनरी होगा तो आप कहोगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगी। अब क्या है, सोर्स मूव कर रहा है तो आपके पास जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो आप देखोगे वेवलेंथ बदलेगी। ठीक है। जिसकी नतीजे में फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक ताल्लुक अब आपको पता है। तो जनाब ये अब दोनों बातें मैं प्रूव करूंगा बाकायदा, और इसमें इसकी वजह भी आपको बताऊंगा कि इधर फ्रीक्वेंसी की चेंज देख रहे हैं, इधर वेवलेंथ की चेंज देख रहे हैं, तो लॉजिक इसकी क्या है। तो ये अभी हम नेक्स्ट चलते हैं तो आपको समझ आती है। तो शुरू करते हैं जनाब। पहला जो हिस्सा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, किसके लिहाज से, सोर्स के लिहाज से। यानी ना सोर्स मूव कर रहा है ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दोनों रेस्ट पे हैं या दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि भाई हम कह देते हैं एक सिचुएशन डी है जिसमें स्टेशनरी है, यानी जो हमारा डिटेक्टर है या जो हमारा ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है। अब यहां से साउंड आपकी चल रही है, टी टाइम के अंदर जो वेव फ्रंट फासला तय करेंगे वो कितना होगा, वी टी। ओके होगी बात। अब मैंने नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो आप कहोगे दो वेवफ्रंट की दूरी जो होती है वो वन लैम्डा होती है, वन वेवलेंथ होती है। तो आप कहोगे नंबर ऑफ वेवलेंथ जो इतने डिस्टेंस में आएंगी, यानी वीटी डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, वो उतनी होगी जो वेवलेंथ इंटरसेप्ट करेगा डी कितने टाइम में, टी टाइम में।
बात समझ गए हो? यानी जो वेवलेंथ थी डिस्टेंस टी में, वीटी डिस्टेंस के अंदर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ थी वो ई बराबर होंगी कौन सी, जो नंबर वेवलेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा डिटेक्टर। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। आप कहोगे कि भाई जो आपके पास एफ फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम होता है, तो मैंने आप फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ किसके बराबर लिखा जा सकता है, v ओवर लैम्डा, और एफ की जगह क्या लिख दिया, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। यहां से सिर्फ नंबर ऑफ वेव्स निकालनी हो तो t दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देगा वी टी ओवर लैम्डा। ये फार्मूला आगे मैंने काफी जगह पे इस्तेमाल करना है नंबर ऑफ वेव्स के लिए। अच्छा, अब अगली बात, जो डी जो है, जो हमारा डिटेक्टर इंटरसेप्ट कर रहा है वेवलेंथ, यानी जो वेवलेंथ उस तक पहुंच रही है, हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। तो आप एफ प्राइम कह लो इसे। तो आपके पास आप कह सकते हैं कि भाई एफ प्राइम, इसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो डेट इज एफ प्राइम। ओके, अब क्या जनाब, आप फार्मूला जानते हैं कि भाई एफ का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टी। अब आपने नंबर ऑफ वेव्स तो निकाल ली थी, वीटी ओवर लैम्डा, क्या ऊपर नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू लग गई, नीचे टी आ गया, टी टी से कट जाएगा तो वी ओवर लैम्डा। ये तो शुरू वाली फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका मतलब जब आपका डिटेक्टर या आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो वहां पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आया, उसने वही फ्रीक्वेंसी पकड़ी जो सोर्स ने भेजी थी, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आया। तो सादा सादा बात करें, जब सोर्स भी रेस्ट पे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे, तो सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी भेजी वही ऑब्जर्वर ने पकड़ी, यानी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आ रहा। इस को पढ़ने से हमें कुछ चीजें हासिल हुई। हमने जो चीज बार बार इस्तेमाल करनी है, फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला मुझे बार बार चाहिए, और नंबर ऑफ वेव्स का ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, आगे भी मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा जी, अब जो केस है, ऑब्जर्वर आपका मूव कर रहा है, ठीक है, और सोर्स आपका स्टेशनरी है, ठीक होगी बात। तो अब इसमें भी दो मामला तो हो सकते हैं ना, कि जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वो हो सकता है सोर्स की जानिब जाए या सोर्स से दूर जाए। तो पहला हिस्सा मैं कह देता हूं टूवर्ड, कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स की जानिब जा रहा है, ठीक होगी बात। तो अब जैसे आप इस मामले में देखो कि ये आपका सोर्स है, एक बंदा खड़ा है, वो उसने टेप पकड़ी हुई है, इसमें से साउंड चारों तरफ निकल रही है, वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिस वाला, ये इसका ऑब्जर्वर है, ये डिटेक्टर है, ये इसकी जानिब जा रहा है। अब आप देखो जो स्पीड ऑफ साउंड है और जो आपके ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो अब इसको जरा प्रॉपरली मैथ के जो इसकी फिग के लिहाज से जरा समझते हैं। हम कह देते हैं कि डी मूव कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे फिग में देख सकते हैं, फिग ए में डी मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को मैंने वी डी कह दिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेव फ्रंट वेलोसिटी, यानी साउंड की वेलोसिटी के मुखालिफ है। यानी आप कह सकते हो कि जो आपके पास डिटेक्टर है वो आप राइट की मूव कर रहा है वेव फ्रंट, और जो डिटेक्टर है वो लेफ्ट की जानी मूव कर रहा है, यानी साउंड राइट पे है, डिटेक्टर लेफ्ट पे है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक होगी बात। ए फिक्स समझ आ गई कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जा रही है राइट पे, डिटेक्टर जा रहा है लेफ्ट पे। अब जाहिर सी बात है कि डिटेक्टर चल रहा है तो वो फासला भी तय करेगा। मैं कह देता हूं उसने जो फासला तय किया डेट इज वी डी डी टी। अब आपके पास क्या है, आप कहोगे जो नंबर ऑफ वेवलेंथ इस डिस्टेंस के अंदर आएंगी वो कितनी होंगी, वी टी प्लस वी डी टी। तो आप कहोगे नंबर ऑफ वेवलेंथ इंटरसेप्टेड बाय डी इन टी टाइम। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। मैं वापस आपको फिग ए पे लेके जाता हूं। फर्ज करो ये डी मूव नहीं कर रहा था, तो जो वेव्स आनी थी इस तक वो फासला कितना तय कर रही थी, वी टी। अब अगर ये, इस मिसाल दे रहा हूं, 5 वेव्स इस तक पहुंच रही थी, अगर ये वी डी लेफ्ट पे मूव करेगा तो क्या इस ज्यादा रिसेप्शन नहीं शुरू कर देगा, क्या ज्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ इंटरसेप्ट नहीं करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक तो साउंड अपने नॉर्मल तरीके से इस तक पहुंच रही थी, अब ये उसी की सिमत में चल पड़ा, तो इसकी इंटरसेप्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे जो नंबर ऑफ वेव लेंथ इंटरसेप्ट करेगा डी टी टाइम में, तो वो डिस्टेंस कितना है, वी टी वी डी टी, ठीक है। तो अब यहां से जो नंबर ऑफ वेव्स उसने लेनी है वो क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ वेव्स जो अगर वो खुद मूव ना करता तो होती,
प्लस एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स। एडिशनल क्यों हुई? क्योंकि वो भी तो चल पड़ा ना उसी जानिब जिस जानिब से वेव्स आ रही थी, तो अब वो ज्यादा इंटरसेप्ट करेगा। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ वेव्स का जो फार्मूला होता है वी टी ओवर लैम्डा, जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वेव्स के लिए तो मैं वही लिखूंगा वी टी ओवर लैम्डा। एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स क्यों मिली? क्योंकि वो मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी डी। तो मैं यहाँ पे वी डी टी ओवर लैम्डा लिखूंगा। बात समझ आ गई? तो एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स उसकी मूवमेंट की वजह से थी और वो उसी जानिब जा रहा है जिस जानिब सोर्स है, तो ज्यादा पकड़ेगा, इसीलिए मैंने ऐड किया। तो जनाब यहां से लैम्डा कॉमन लिया जा सकता है, तो नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला आपको पता चल गया। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप सब जानते हैं कि एफ बराबर होता है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टी। क्या ये नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू यहां पे नहीं प्लेस करेंगे, वो आगे चल के करते हैं। तो यही चीज मैंने लिखा है कि डिस्टेंस जो मूव कर रहा है वो ये है, आप इंटरसेप्ट करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को एफ प्राइम कह देंगे। तो एफ प्राइम बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स ओवर टी, और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? वी टी प्लस वी डी टी ओवर लैम्डा। वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे, समझ गए, इस फार्मूले के अंदर। तो अब यहां से क्या करना है, टी कॉमन लेके इस नीचे वाले टी से कट जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, वी प्लस वी डी ओवर लैम्डा। अब हम सब जानते हैं लैम्डा वी ओवर एफ के बराबर लिखा जा सकता है, तो इसे वी ओवर एफ की वैल्यू प्लेस करेंगे, एफ ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो आप इसका फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो अब आप देखो कि आपके पास v प्लस वी डी, तो ये ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, इसका जो जवाब आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, मिसाल दे लो 2 आ जाएगा, मिसाल दे रहा हूं 2f आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 को f से जरब देंगे तो f प्राइम के बराबर बनेगा। इसका मतलब f छोटा था, 2 से जरब देनी पड़ी ताकि f प्राइम के बराबर हो सके। तो f प्राइम बड़ा हुआ ना किससे? f से। तो इसका मतलब अगर ये मामला होता है जिसमें आपका ऑब्जर्वर सोर्स की जानिब जाता है, तो उसके कान तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी असल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। मुद्दा समझ आ गया? जब ऑब्जर्वर सोर्स की जानिब जाए और सोर्स रेस्ट पे है, तो उसके कान तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी असल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा वेव इंटरसेप्ट करेगा। ओके होगी बात? अब आप इसका अगला सीन देखेंगे कि जब ऑब्जर्वर मूविंग अवे है, यानी अब दूर जा रहा है, जैसे आप इस मामले में देख रहे हैं कि अब आपका जो ऑब्जर्वर था, लिसनर, सोर्स, डिटेक्टर, वो दूर जा रहा है जबकि वो बंदा वहीं पे खड़ा है। तो इसका मतलब अब जिस सिंथ में साउंड जा रही थी उसी सिंथ में बंदे ने जाना शुरू कर दिया। तो जो डिटेक्टर है उसी सिंथ में मूव कर रहा है जिस सिंथ में वेव फ्रंट साउंड वेलोसिटी मूव कर रही है। तो आप बोलोगे, लेट्स से इस, अगर मैं इस फिक के लिहाज से लिख रहा हूं ये सारा कुछ, तो वेव फ्रंट लेफ्ट पे जा रहे हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, उसका डिस्टेंस वी टी है, तो डी भी तो लेफ्ट पे जा रहा है, उसका डिस्टेंस कितना मैंने लिख दिया? वी डी प्लस वी डी टी। तो जनाब अब क्या हुआ? अब आप कहेंगे कि अब यहां पे अगर वो मूव ना करता तो उसके कान तक वीटी आना था ना, अब तो वो खुद दूर जा रहा है, यानी उसके कान तक पहुंचने वाली वेव्स की तादाद अब कम होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना फासला मजीद बढ़ा लिया। तो जितनी पहले यहां रेस्ट की हालत में पहुंच रही थी, यहां तक जब वो पहुंच जाएगा, दूर हो गया ना, तो इसका ना उसके कान तक पहुंचने वाली जो उसकी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत थी वो कम हो जाएगी। यही चीज बस समझनी है आपने कि जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगी इस डिस्टेंस के अंदर, वो आपके पास वो वेव्स होंगी जो उसने इंटरसेप्ट की। बात समझ गए? तो अब आप इसे कैसे हासिल करेंगे? नंबर ऑफ वेव्स, एक्चुअल नंबर ऑफ वेव्स में से जो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि उसके दूर जाने से कमी हुई होगी ना, तो आप फार्मूला जानते हैं नंबर ऑफ वेव्स का, वीटी ओवर लैम्डा, हमने भी प्रूफ किया था। तो आप वैल्यू प्लेस कर देंगे, एक्चुअल है वीटी ओवर लैम्डा, डिक्रीजिंग कितनी है? वीडीटी ओवर लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो वीटी माइनस वीडीटी आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ वेव्स हासिल हो गई। और हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के कान, या फ्रीक्वेंसी का टूल क्या है? नंबर ऑफ वेव्स ओवर टी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर डिटेक्टर तक पहुंच रही है उसको अगर देखना हो तो एफ प्राइम कह देंगे। तो एफ फ्रीक्वेंसी कोई सी भी हो तो नंबर ऑफ वेव्स ओवर टी, तो जो नंबर ऑफ वेव्स आपके डिटेक्टर तक, ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है वो तो ये है, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दी मैंने यहाँ पे। टी कॉमन लेके नीचे वाले टी से कट जाएगा, वी माइनस वी डी ओवर लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है वी ओवर एफ के, वैल्यू प्लेस कर दी। तो यहां से आपने फाइनल रिजल्ट ये बना लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू v से छोटी है, इसका मतलब आंसर लेस देन 1 आने वाला है। लेस देन 1 का मतलब 0.5। तो अगर मिसाल दे रहा हूं, हकीकत में नहीं, तो अब आपने क्या समझा कि ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा,
पॉइंट वाली रकम जब किसी चीज से मल्टीप्लाई करती है तो उसे बड़ा नहीं करती, छोटा करती है। इसका मतलब छोटा करके वो इसके बराबर आएगा। मिसाल ले लो कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0.5 है, 0.5 6 से जब खाएगा तो 3, इसका ना ये 3 बनेगा। इसका मतलब उसके कान तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी इससे कम है, ये 6 था ये 3 है, तो इसका मतलब उसके कान तक अब जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वो असल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। जब आपके पास जो सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है। इन दोनों मिसालों को आप ऐसे समझ लो, आगे इसका जनरल फार्मूला बनाते हैं तो देख लेते हैं। तो अब आप लिखोगे एफ प्राइम बराबर है वी प्लस माइनस वी डी ओवर वी इंटू एफ। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया जब आपका डिटेक्टर मूव कर रहा है और सोर्स क्या है, स्टेशनरी है। अब आप प्लस साइन का भी यूज करेंगे जब आप टूवर्ड होंगे, माइनस साइन का भी यूज करेंगे जब आप अवे होंगे। अच्छा, अब इसको याद रखने का भी तरीका है। घर में टीवी या एलईडी होता है, अगर आप एलईडी टीवी वाले कमरे में जाते हैं, टीवी वाले कमरे में जाते हैं, आपको आवाज ज्यादा सुनाई देनी शुरू हो जाती है, आप ज्यादा वेव्स इंटरसेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो आपके कान तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी असल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। और माइंडेड ये तब तक जब तक आप मूव कर रहे हैं, और अगर आप उस कमरे को छोड़ के जाते हैं तो आपके कानों तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी असल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस मामले में मैंने फ्रीक्वेंसी का बदलाव देखा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर जो है पर सेकंड ज्यादा वेव्स लेता है या कम वेव्स लेता है जो उस मीडियम में से गुजर रही होती हैं मोशन की वजह से। तो इसकी ये वजह है कि मुझे फ्रीक्वेंसी की चेंज यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ी, मुझे वेवलेंथ की चेंज नहीं डिस्कस करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वर वो इंटरसेप्ट कर रहा है वेव्स को, उसके कान तक पहुंचने वाली वेव्स पर सेकंड ज्यादा भी हो रही हैं, कम भी हो सकती हैं। तो इसलिए इस केस में फ्रीक्वेंसी की चेंज को डिस्कस किया। अब अगला मामला क्या है, जब सोर्स मूव करता है और ऑब्जर्वर या डिटेक्टर स्टेशनरी है। ठीक होगी बात? तो आपके इसमें भी दो मामला तो होंगे कि हो सकता है सोर्स मूविंग टूवर्ड हो, किसकी जानिब, ऑब्जर्वर की जानिब चल रहा हो। तो जनाब आप कहेंगे कि लेट से डिटेक्टर तो हमारा स्टेशनरी है, एक जगह पे रुका हुआ है, मगर सोर्स मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वीएस। तो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसका मतलब दो तरह की वेलोसिटियां डील करने वाले हैं, एक सोर्स की वेलोसिटी और एक उसमें से जो साउंड निकलेगी उसकी वेलोसिटी। तो हम कहेंगे जो सोर्स की मोशन है उसकी वजह से वेवलेंथ में चेंज आता है साउंड के, जो आपने उसने एमिट की और जो ऑब्जर्वर ने डिटेक्ट की। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं फिग में कि डिटेक्टर एक जगह पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो जब से जैसे सोर्स उसके करीब जा रहा है तो वो तो अपनी, जैसे गाड़ी हॉर्न बजा रही है, उसका हॉर्न तो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी वाला है, तो उसकी वेव्स के लिए जो उसमें से निकल रही है उसके लिए जगह थोड़ी होती जा रही है, तो वेव्स कंप्रेस हो रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो वेव्स आपकी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अच्छा, अब जरा पहले इसको समझ लेते हैं एक और पॉइंट से। हम कह देते हैं टाइम पीरियड, ये वो टाइम होगा जिसमें आप के पेयर ऑफ सक्सेसिव वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट निकला फिर दूसरा वेव फ्रंट निकला, उसके बीच की जो दूरी है उसे मैंने टी कह दिया, सॉरी टाइम डिफरेंस को टी कह दिया। यानी अगर W1 निकला है तो W2 उसके कितने टाइम बाद निकलेगा, टी टाइम बाद निकलेगा। अच्छा, तो अब हमने क्या कहा कि ड्यूरिंग टाइम टी W1 मूव कर चुका है VT, इसके बाद अब W1 मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस VT, और सोर्स भी मूव कर रहा है कितना, VST। तो अब इसके बाद जब टी टाइम खत्म होगा फिर आपका W2 ओमिटेड होगा। बात फॉलो की? यानी कि अब दो तरह की, एक ही जगह पे दो तरह की मोशन डिस्कस हो रही है कि वेव फ्रंट भी मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव कर रहा है, और उनका टाइम, आपको उनका डिस्टेंस समझ आ रहा है कि एक का डिस्टेंस जो सोर्स वेव फ्रंट के मोशन से होगा वो VT होगा, जो सोर्स की मोशन से होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, VST। इन दोनों डिस्टेंस की डायरेक्शन एक है, तो इसके बाद टी टाइम ज़ाहिर गुजर गया, तो अब अमिट हुआ अगला वेव फ्रंट। तो हम कहेंगे जिस सिंथ में आपका वेव फ्रंट सोर्स मूव कर रहा है तो आपके दोनों वेव फ्रंट्स के बीच का जो फासला होगा वो हम वेवलेंथ कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लैम्डा प्राइम। मैंने कहा क्योंकि अब उसमें चेंज आ रहा है ना,
क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वो कितना होगा, वीटी माइनस वी एस टी। माइनस समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है। अगर सोर्स मूव ना करता तो वी एस टी जीरो होता, तो वो जेन्युइन जितना फासला बनता था वेव फ्रंट की दूरी से वो वीटी बन जाता। तो अगर आपका सोर्स ज्यादा तेज मूव करेगा तो वो ज्यादा फासला तय करेगा, इसका ना उतनी बड़ी वैल्यू माइनस होगी, इसका मतलब लैम्डा प्राइम में उतना ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो अब जो डिटेक्टर तक वेव्स पहुंच रही हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ प्राइम वी ओवर लैम्डा प्राइम, लैम्डा प्राइम की जो चे आपने निकाला वो कितना निकाला, आपने कहा वी टी माइनस वी एस टी डिस्टेंस है ना, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि टी तो 1/f होता है, तो वो टी की वैल्यू प्लेस कर दिया आपने, एफ कॉमन ले लिया, यहां से एफ शिफ्ट कर दिया ऊपर। तो अब आप जरा देखो कि एफ प्राइम वो आपकी फ्रीक्वेंसी थी जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट की। अब नीचे वाली वैल्यू छोटी है, आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब एफ प्राइम बड़ा होगा किससे, एफ से। इसका मतलब डिटेक्टर के कान तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी असल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। मुद्दा समझ आया? तो अब इसका उलट देखते हैं जरा, कि सोर्स मूविंग अवे है, ठीक है, तो डिटेक्टर से। तो अब इस मामले को हम कैसे देखेंगे, हम कहेंगे डिटेक्टर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड, यानी डी आपके पास अवे कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मूविंग अवे आ जाएगा, ठीक है। तो अब एट स्पीड उसकी सोर्स की स्पीड कितनी है, वीएस है। हम कहेंगे कि जो आपके पास सोर्स की मोशन है उससे वेवलेंथ में चेंज आएगा, जो चेंज नोट करेगा हमारा डिटेक्टर, टाइम पीरियड उसी तरीके से आपके पास 1/f के बराबर है। जो दो सक्सेसिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का गैप है, टाइम गैप है। अब हम कहेंगे उसी तरीके से कि जो ड्यूरिंग टी टाइम था W1 मूव करता है कितना, VT, सोर्स मूव करता है VST, इसके बाद अगला वेव फ्रंट जाएगा। तो अब आप जो तो दूरी देखोगे वो कहलाएगी लैम्डा प्राइम, तो वो कितनी होगी, VT प्लस VST। जरा देखो इस मामले में आपको अच्छा समझ आएगा कि आपके पास यहाँ पे अगर एम्बुलेंस मूव कर रही थी, तो जब वो इस जानिब जाकर डिटेक्टर है तो उसके लिए वेव छोटी हो रही है, यहाँ पे है तो आपके लिए वेव क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो आप बोलोगे लैम्डा प्राइम बराबर आ जाएगा किस चीज के, तो आप उसकी वैल्यू देखेंगे कि VT प्लस VST, क्योंकि आपके पास जिस सिंथ में साउंड जा रही है तो आपका सोर्स भी उसी सिंथ में है। तो अब ये कंसेप्ट बड़ा अच्छी फिक्स समझ आती है यहाँ से कि ये वेव छोटी होगी क्योंकि आपके पास आपका डिटेक्टर मूव नहीं कर रहा था। अगर वही डिटेक्टर इधर होता तो उसके लिए वेव बड़ी और वेवलेंथ क्या हो रही होती, बड़ी हो रही होती। तो आपने लिखा VT प्लस VST, आप जानते हैं कि भाई T 1/f के बराबर होता है, तो वो वैल्यू प्लेस कर दिया, F कॉमन ले लिया, F ऊपर चला गया, तो अब ये टूल आ गया आपके पास। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई नीचे वाला फैक्टर बड़ा है, आंसर लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आने का मतलब एफ प्राइम छोटा होगा किससे, एफ से। तो इसकी भी जनरल इक्वेशन बना लेते हैं कि जब आपके पास ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रहा है, तो अब आप देखो एफ प्राइम बराबर आ जाएगा V ओवर V प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। इसमें भी आप नेगेटिव साइन होल्ड करेंगे कब, जब आप सोर्स टूवर्ड ऑब्जर्वर जा रहे हैं, प्लस साइन होल्ड करेंगे जब आप अवे मूव कर रहे हैं। तो ये याद रखने का तरीका है। अब इसी तरीके से इसमें समझना है कि वेवलेंथ की जो चेंज थी, यानी आपकी वेवलेंथ कम हो रही थी या बढ़ रही थी, जो क्यों, क्योंकि आपका जो सोर्स मूव कर रहा था मीडियम में से, उसकी वजह से, यानी कि वेवलेंथ में बदलाव सोर्स की मोशन की वजह से आया कि आपके उसने अपनी एक मखसूस वेव छोड़नी है, मगर डिटेक्टर तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है उसके और डिटेक्टर के बीच में, यानी सोर्स और डिटेक्टर के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो गया तो उस वेवलेंथ के लिए जगह कम हो गई, तो वो कंप्रेस होती चली जाएगी, जैसे आपने इस मामले में देखा। और वो दूसरे एंड पे अगर डिटेक्टर है तो वहां से जाहिर सी बात है वो फासला बढ़ता चला जाएगा, तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीज आपने समझनी है। तो यहां पे जब सोर्स मूव करे तो वेवलेंथ का बदलाव देखा जाता है, जब ऑब्जर्वर या डिटेक्टर मूव करे तो फ्रीक्वेंसी का बदलाव देखा जाता है। समझ आ गई बात?
अच्छा, अब अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो दोनों टूल हम बना चुके हैं, उन दोनों को आपने प्लेस कर दिया, इसमें सारी चारों की चारों पॉसिबिलिटीज आ गई। अब आपको पता है कि सोर्स मूव करे तो क्या करना है और डिटेक्टर मूव करे तो क्या करना है। अपर के जो प्लस माइनस साइन है वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, यानी अगर आप ऊपर प्लस रखेंगे नीचे माइनस रखेंगे, इसका मतलब कि सोर्स और डिटेक्टर मूव कर रहे हैं एक लाइन ज्वाइनिंग टू देम इन द डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर। और अगर आप ऊपर नेगेटिव कर देते हैं नीचे प्लस कर देंगे तो इसका मतलब वो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। मतलब समझ गए कि यानी अगर वो एक दूसरे की जानिब जा रहे हैं तो ऊपर वाला साइन पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा नेगेटिव। और अगर वो एक दूसरे के अवे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा जनाब आपके पास पॉजिटिव वाली, यानी वाइस वर्सा कर लेना, समझ लेना आपने। फिर आपने डॉपलर इफेक्ट देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। अब हमने जो देखा साउंड देखी अभी, अब आपके पास जो साउंड के डिटेक्टर की जो आपका डिटेक्टर की वेलोसिटी को वीडी कहा, सोर्स की वेलोसिटी को वीएस कहा, ये आपने रिलेटिवली मेजर किया किसी मीडियम में से जो ट्रेवल कर रही थी, यानी आप एयर को मीडियम कंसीडर कर रहे थे। मगर डॉपलर इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे भी अप्लाई होता है एम्प्टी स्पेस में, जैसे लाइट है, रेडियो वेव्स है, अब इनको तो मीडियम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। तो हम फिर कैसे आप कहेंगे कि जो रेफरेंस वेलोसिटी है हम कहेंगे कि आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड रिसीवर्स वो अहम हो जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे जरा इसको हल करते हैं वो जरा मैं मैथ बना देता हूं आपको। तो आप कहोगे कि भाई जी डॉपलर इफेक्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है लाइट की, वो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का केस की मदद से समझते हैं। हम क्या बोलेंगे कि वेव स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट तो सबके लिए सेम होती है चाहे सोर्स है ऑब्जर्वर है, तो उसकी वैल्यू मैंने सी कंसीडर कर ली। ठीक होगी बात। अब आप बोलोगे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें रिसीवर रेस्ट पे है, यानी समझ लो आप रेस्ट पे हैं और किसी प्लेनेट किसी स्टार से रोशनी आप तक आ रही है। ठीक है, तो अगर वो सोर्स आपसे अवे मूव कर रहा होगा तो हम वेलोसिटी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर वो सोर्स अप्रोच कर रहा है आपको तो हम वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो आपके पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी को एफ एस कहेंगे, जो आप रिसीवर है उसकी फ्रीक्वेंसी को एफ आर कहेंगे। तो फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर रूट सी माइनस वी सी प्लस वी और एफ एस आ जाएगा। एफ एस जानते हो ना, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, एफ आर जो आपके पास जो रिसीवर है। तो अब आपने क्या तय किया था कि V पॉजिटिव है। V पॉजिटिव कब था, जब सोर्स अवे मूव कर रहा था। ठीक है, तो आपके पास उस ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर आप वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हो तो एफ आर लेस होगा किससे, एफ एस से। समझ के बात। तो इसका मतलब रिसीवर तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कम होगी। मगर अगर आप V को नेगेटिव कर लेते हो तो अब आपके पास क्या होगा कि वो टुवर्ड रिसीवर है, तो एफ आर ग्रेटर हो जाएगा किससे, एफ एस से, यानी आपके पास रिसीवर तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। अब ये फार्मूला जो आप देख रहे हो ये साउंड वाले फार्मूले से तो नहीं मिलता जुलता, वो तो मुख्तलिफ है। तो हम कहेंगे कि आपके पास क्वालिटेटिव इफेक्ट वही आएगा जो साउंड में आ रहा है, मगर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिफरेंट है, यानी इसका मैथमेटिकल टूल आप जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो वो स्टाइल डिफरेंट है, मगर क्वालिटेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है आपके पास। ठीक है, मैंने इसको प्रूफ नहीं किया, अगले जब चैप्टर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आएगा उसमें हम इसको बकायदा प्रूफ भी करेंगे। फिर वक्त चूंकि डॉपलर इफेक्ट चल रहा था तो मैंने साथ ही से समझा दिया कि ये एक टूल बनता है हमारे पास, तो इसका प्रूफ आने वाले चैप्टर में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आपके पास एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, जैसे आप देखते हैं पुलिस ने स्पीड कैमरा लगाए होते हैं तो उनमें रडार डिवाइस लगी होती है पुलिस की कार के आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एमिट करती है जो गाड़ी से टक्कर खा के वापस आती है। अगर गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो आप कहोगे कि उसमें जाहिर सी बात है जगह कम, आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, और अगर गाड़ी दूर जा रही होगी तो जगह बढ़ जाएगी तो वेव साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड है ये एक तरह से बीट्स पैदा करेंगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी जा भी रही है आ भी रही है। तो आप कहेंगे जो इसे जाहिर कंप्यूटराइज उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होंगे तो आप उससे फ्रीक्वेंसी की बीट यानी बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो इसी तरह की टेक्निक हम डॉपलर रेडार में यूज करते हैं, जो आपके पास एटमॉस्फेयर की वेलोसिटी यानी जो मौसमियाती आपके पास होते हैं
एंटीनाज उनके जो आपके पास बताते हैं कि बादल आ रहे हैं, बारिश का, हवा का दबाव, तो वहां पे भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से जो डॉपलर फैक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विजिबल लाइट में, वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत अहम है। एस्ट्रोनॉमर जो लाइट को कंपेयर करते हैं डिस्टेंट स्टार से आने वाली उस सेम यानी एलिमेंट्स के अर्थ के साथ, आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो है यानी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उससे पता चलता है कि उनके ऑर्बिट, उनके मैसेज का, जैसे आप कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई गैलेक्सी है वो टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ है तो हम उसे रेड की तरफ बात करेंगे और आप विजिबल स्पेक्ट्रम में, और उसे रेड शिफ्ट नाम देंगे। और अगर आप यानी जो शिफ्ट हो रहा है वो आपसे कह लें कि दूर है, मूविंग अवे फ्रॉम अस है, तो आप रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट को याद रख सकते हो। देसी जुबान में ब्लू की वेव छोटी होती है, तो आप कहोगे ब्लू के लिए वेव छोटी है तो इसका मतलब होगा कि वो चीज हमारे करीब आ रही है, ठीक है। और रेड की वेव बड़ी होती है, इसका मतलब वो प्लेनेट, वो स्टार हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि उसकी वेव के लिए जगह क्या है, बढ़ रही है, वेव का साइज बढ़ रहा है। बड़ी वेव फिर किसकी होगी, रेड की। तो देसी टोटका याद रख लो कि कोई स्टार गैलेक्सी हमसे दूर जा रही होगी तो वो रेड शिफ्ट कर रही होगी, और अगर कोई स्टार गैलेक्सी हमारे करीब आ रही होगी तो उसके में कौन सा हो रहा होगा, ब्लू शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।